हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। अब ये है क्या, मैं पहले आपको एक छोटे से अपना बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये नेटवर्क जो है इसको ट्रांस हिमालयन नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है नेपाल और चाइना के बीच में। मतलब कि नेपाल और चाइना के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाएगा। अब कनेक्टिविटी किस तरीके से बनाई जाती है कि कुछ आप रोड्स के थ्रू बनाओगे या फिर रेलवे के थ्रू बनाओगे, ब्रिजेस के थ्रू बनाओगे, तो अलग अलग लिंक करोगे। बेसिकली नेपाल को आप चाइना से लिंक करोगे, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिविटी बनाया जाएगा, एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन भी है नेपाल और चाइना के बीच में। और ये किस में आएगा? अंडर दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो BRI के अंडर आएगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंडर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन होगा इस नेटवर्क का, वो अभी चाइना ने ये कहा है कि ये लैंडलॉक कंट्री से अभी नेपाल को एक लैंड लिंक्ड कंट्री बना देगा। मतलब कि चाइना को नेपाल से ये लिंक कर रहा है सिंस इस वजह से। तो ये जो नेटवर्क है इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं। मतलब कि क्या किस किस तरीके से आप नेपाल को और चाइना को लिंक करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है, चाइना नेपाल रेलवे। चाइना नेपाल रेलवे, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना और नेपाल प्रोजेक्ट जो है वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। ऑल्दो यहाँ पर क्या होगा, एक टनल रोड का कंस्ट्रक्शन आता है इसमें, और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ आरानीको हाईवे है उसको अपग्रेड करने के बारे में आता है। और गोरखा अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद से ये हाईवे बंद हो गया था, पर अब इसके बारे में बात हो रही है कि अब आरानीको हाईवे को हम दोबारा से अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि ये नेटवर्क जो है पूरा, इसमें बॉर्डर पोर्ट्स जितने भी रहते हैं तो उन पोर्ट्स को दोबारा से रीस्टोर करने के बारे में बात हुई है। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो कि बंद हो गई हैं उनको अपग्रेड करना, रीस्टोर करना, और साथ में नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करना, जैसे कि टनल रोड है या फिर रेलवे है, इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करना। तो नेटवर्क में क्या आता है, इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं कि नेपाल का जो अभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल का चल रहा है उसमें भी इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स लाने की बात हुई है, ठीक है। जैसे कि 3 तरीके के हैं यहाँ पर। एक तो है कोशी इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक है गंदकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, और एक है करनाली इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन तीनों जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं इनमें भी इम्प्रूव करने की बात हुई है। तो ये सारे काम किए जाएंगे। तो इस टॉपिक में यही है। तो ये जो टनल नेटवर्क है जो मैंने आपको अभी बताया कि एक टनल रोड कंस्ट्रक्ट होगी, ये तोखा एंड चाहरे जो कि नेपाल में है, इनको कनेक्ट करेगी विद कि इससे क्या होगा, नेपाल और चाइना का जो डिस्टेंस है, रोड डिस्टेंस है, उसको अल्टीमेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। 2019 में ये पूरा इनिशिएटिव प्रपोज किया गया था। ओके, तो यहाँ पर यही है, इस पूरे टॉपिक में यही बताया गया है। और जो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये काठमांडू विद शिगत से जो कि तिब्बत में है, इनको लिंक करेगी। और जो हिमालयन प्रोजेक्ट्स हैं हिमालयन वैली में, उन पे भी ये काम करेगी। तो यहाँ पर यही है टॉपिक में। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से नेटवर्क से कैसे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये रेलवे लिंक कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पर कहाँ से जाएगा, कैसे लिंक करेगा, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। न्यूज़ में ये था कि चाइना नेपाल ने अग्री किया है कि ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। द हिंदू की ये न्यूज़ है, तो आप यहाँ से ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। काठमांडू टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम बीजिंग, चाइनीज़ बैंक्स टू ओपन ब्रांचेज इन नेपाल। तो नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी डील। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चाइनाज़ आउटरीच इन द हिमालयन रीजन। ऑल्दो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर दे सकती हूँ कि जस्ट इन केस कुछ भी ऐसा पूछ लेगा। ऑल्दो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ना मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है, नॉट फॉर प्री। तो चाइना का जो अभी फैसिनेशन है ये बताया गया कि चाइना, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताती हूँ, इंडिया और चाइना की कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो एक आप कह सकते हो टसल या एक कंपटीशन काइंड ऑफ, ये चीज़ें तो चलती ही रहती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए हिमालयन रीजन पे अपना इम्पैक्ट रखने के लिए क्या क्या काम करते रहते हैं। जैसे लास्ट फ्यू डेकेड में हमने देखा है कि हिमालयन की जो इंडिया की जो हिमालयन पॉलिसी है वो कहीं खो सी गई है, ठीक है। तो ये जो ओल्ड पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई,
फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हुए थे, जैसे कि जो भी कंट्रीज़ है नेबरहुड में, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए थे, जैसे पॉलिटिकली चेंजेस आए थे, सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स में चेंजेस आए थे, है ना। तो और फिर नई टेक्नोलॉजी आने लगी और डेवलपमेंट ऑल्टरेशंस आए, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि थोड़े से डायनामिक्स भी चेंज होने लगे। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया में बिल्ट हुए, जिसमें से हिमालयाज़ के इश्यूज़ एड्रेस करने के बारे में बात हुई। और नेबरहुड में भी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग का इरोजन देखा गया। फिर टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशंस देखी गई, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स देखा गया, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देखी गई। तो यहाँ पर क्या है कि एक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी थे जो कि बिल्कुल ख़त्म से हो गए, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो चलता था, तो वो उस टाइम तो काफ़ी डोमिनेंट था बॉर्डर एरियाज़ में, पर विद टाइम क्या हुआ, वो ख़त्म सा ही हो गया। फिर बहुत सारे नेचुरल थ्रेट्स भी होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती है, जैसे मान लो अभी कुछ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया, या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई कुछ, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ रिवर्स हैं जैसे वहाँ, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो गई, इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होता है, फिर ड्रग पेडलिंग भी होती है, ये बहुत सारे ऐसे, और साथ ही साथ ये मिलिट्री थ्रेट्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, और आज के टाइम पे ये देखा गया है कि चाइना में, जैसे वुहान में, जहाँ से कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था, तो ये भी एक तरीके का एक ऐसा एक काइंड ऑफ एक टैक्टिक देखी गई थी, जिससे कि आप दूसरे नेशन पे या नेबरिंग कंट्रीज़ पे लेवरेज ले सको, उनका फ़ायदा उठा सको और उनको कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो ये उनकी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट हो गई। क्या हुआ, कोरोना वायरस से वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो गई ना दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ से क्या है कि दोनों ही कंट्रीज़ अब क्या कर रही है, एक दूसरे पर कब्ज़ा जमाने के, वो हिमालयन रीजन पे कब्ज़ा करने के लिए वो चीज़ें कर रही हैं कि ये रीजन जो है अपने इन्फ्लुएंस में रहे, तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो चाइना का जो अभी लेटेस्ट फैसिनेशन आया वो है ओनरशिप ऑफ बुद्धिज़्म, और साथ ही साथ कि बुद्धिज़्म जो है वो सॉफ्ट पावर का ओनरशिप रहेगा, और नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे हिमालय जो है वो उनका अबोर्ड रहेगा। और जबकि चाइना जो है वो थोड़ा सा इसलिए भी कॉशियस है कि रिसोर्स ऑफ नेशनलिज्म की वजह से, जो कि माउंटेन एरिया में ट्रेडिशनली एग्जिस्ट कर ही रही थी। तो अब बहुत सारे स्टडी सेंटर भी बनते हैं, उस तरीके से भी ये लोग अपना कब्ज़ा जमाने की बात कर रहे हैं। तो हिमालय जो है वो चाइना की पॉलिसी पे अभी टॉप पर है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, जो इनिशिएटिव्स यहाँ पर गिवन है। जबकि चाइना भी बहुत सारे अभी इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्टिविटीज़ करता रहता है, सॉरी इंडिया भी अपनी एक्टिविटीज़ करता रहता है और इनिशिएटिव लेता है इन द नेम ऑफ, मतलब कि मेन एम तो यही है कि नेबरिंग कंट्रीज़ को आगे ना आने दिया जाए अपने एरिया में। और इसी वजह से, इसी के नाम पे बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये किया जाता है, बट एक्टिविटीज़ के नाम पे किया जाता है ना। या फिर कुछ ऐसे बॉर्डर पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, या फिर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या इस तरीके से, पर मेन एम तो वही है कि चाइना को रोका जाए। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट का ये है, इंडिया और चाइना कॉट इन विशियस साइकिल टू सिक्योर द हिमालयन रीजन। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया स्ट्रैटेजी इन द हिमालयन रीजन। ये भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत सारे थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो इमिनेट करते रहे हैं, तो हिमालय जो है वो एक कॉस्टलेस बफर जोन की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़, इंडिया की भी स्ट्रैटेजी हिमालयन रीजन के लिए रहती है, चाइना की भी उसी सेम चीज़ के लिए रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ली गई थी, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री नेटवर्क्स के थ्रू, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से आप देख सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। फिर ट्रेड, पिलग्रिमेज, कल्चरल एक्सचेंजेस किए जा रहे हैं बॉर्डर लैंड कम्युनिटीज़ में, वो भी स्ट्रेंथन किए गए। तो ये अलग अलग चीज़ें की जा रही है ताकि और ज़्यादा हिमालयन पॉलिसी जो है हमारी और स्ट्रॉन्ग हो, और उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं हिमालयन पॉलिसी में, ये सारे यहाँ पर गिवन है, आपसे यहाँ से आप देख सकते हो। न्यूज़ अगेन वही है सेम, इंडिया चाइना कॉट इन विशियस साइकिल टू सिक्योर द हिमालयन हाइट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब ताइवान जो है वो सबसे पहले जो न्यूज़ में था वो इस वजह से है बेसिकली ये टॉपिक। पहले न्यूज़ में देखते हैं कि क्यों है। तो अभी क्या हुआ था कि यूएस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ताइवान, ये जो आइलैंड है वहाँ पर विज़िट किया था, क्योंकि अभी चाइना और ताइवान का ये कन्फ्लिक्ट रहता है कि चाइना कहती है कि ताइवान जो है हमारा रीजन है, ताइवान कहते हैं कि हम चाइना में कभी थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूएस के स्पीकर ने सिंस ताइवान में विज़िट कर लिया, तो इससे क्या होता है कि एक राइजिंग टेंशन हो गई है चाइना में कि
आपने कैसे विज़िट कर लिया वहाँ पर, आप समझ रहे हो कि आप वहाँ पर विज़िट कैसे कर सकते हो। तो इस वजह, क्योंकि आपको चाइना विज़िट करना चाहिए था, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो गया कि यूएस चाइना के जो रिलेशंस है इसमें और प्रॉब्लम आ गई है। तो ताइवान जो है वो यूएस के लिए भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ताइवान इज़ पार्ट ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि एक यूएस की जो फ्रेंडली टेरिटरीज़ की लिस्ट में भी ये आता है। तो अब क्या है, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे पुराने टाइम के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको कि आइलैंड जो है सबसे पहले फुल चाइनीज़ कंट्रोल में था 17वीं सेंचुरी में, जब ये किंग डायनेस्टी आई थी और इसने एडमिनिस्टर करना अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद 1895 का टाइम आता है जब इन्होंने ये आइलैंड जो है जापान को ये हार गए थे। और पहला जो साइनो जापानीज़ वॉर हुआ था उसमें ये आइलैंड जो है ये लोग जापान को हार गए थे। उसके बाद फिर 1895 में जब ये हार गए, चाइना ने वापस से ये आइलैंड लिया था 1945 में, जब जापान हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। बट यहाँ पर फिर एक सिविल वॉर होती है जिसमें चाइना की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फोर्सेस होती हैं उनके बीच में ये सिविल वॉर होती है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत जाती है 1949 में और बीजिंग का कंट्रोल ले लेती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक लड़ाई क्या चल रही होती है कि चाइना ये कहता है कि ताइवान जो है ओरिजिनली एक चाइनीज़ प्रोविंस था, बट ताइवानीज़ ये कहते हैं कि ये हम लोग कभी भी मॉडर्न चाइनीज़ स्टेट के पार्ट थे ही नहीं, ठीक है। जब आप जो 1911 का रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से ताइवानीज़ ये कहते हैं कि हम मॉडर्न चाइनीज़ स्टेट का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हम सॉवरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो करंटली सिर्फ 13 कंट्रीज़ है जो कि ताइवान को एक सॉवरीन कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज़ करती है, जिसमें इंडिया नहीं है। तो इंडिया तो ताइवान को एक सॉवरीन कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। यूएस मेंटेन करता है ताइवान का रिकॉग्निशन, यूएस करता है रिकॉग्नाइज अलग से, ठीक है। 30 ईयर से कर रहा है आफ्टर चाइनीज़ सिविल वॉर, बट स्विच्ड इन 1979। तो वन कंट्री टू सिस्टम्स का भी प्रपोज किया गया था चाइना और ताइवान को यूनिफाई करने के लिए, बट ताइवान ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी आप यहाँ से देख सकते हो। अब क्या है फर्स्ट आइलैंड चेन। तो फर्स्ट आइलैंड चेन क्या होता है कि जो मेजर पैसिफिक आर्किपेलागोज है उनका पहला चेन जो कि ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंटल मेनलैंड कोस्ट से जाता है, तो इसको पहली आइलैंड चेन कहते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी प्रपोज्ड आइलैंड चेन है, कौन सी एग्जिस्टिंग आइलैंड चेन है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जगहें आती है, कौन कौन से आइलैंड्स आ जाते हैं इस फर्स्ट आइलैंड चेन में। एक है कुरिल आइलैंड्स, फिर जापानीज़ आर्किपेलागो जो है, फिर ryukyu आइलैंड ताइवान, द नॉर्थ फिलीपींस, बोर्नियो, ये जो है कामचक्ता पेनिनसुला यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में टू द मेले पेनिनसुला इन द साउथ ईस्ट। तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये पूरा एक्सटेंशन है इन सब फर्स्ट आइलैंड चेन का। तो पहली आइलैंड चेन जो है ये 3 आइलैंड चेन डॉक्ट्रीन में से एक है, जो कि आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में आते हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूएस जो है ये एंटी चाइना मिसाइल नेटवर्क बना रहा है फर्स्ट आइलैंड चेन में। तो इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में है, यहाँ से आप लिंक पर देख सकते हैं कि ये टॉपिक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूएस टू बिल्ड एंटी चाइना मिसाइल नेटवर्क अलॉन्ग फर्स्ट आइलैंड चेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूएस पॉलिसी फॉर ताइवान। तो 1979 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन है वो अनऑफिशियल और इनफॉर्मल बन गए थे। अब 2018 में ये जो इनफॉर्मल रिलेशंस थे इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ये यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो ये ताइवान ट्रैवल एक्ट जो है यूएस कांग्रेस ने पास किया था, जिससे इन दोनों के जो रिलेशंस है वो ऑफिशियल हो गए थे 2018 में। तो यूएस ने ये डेलिबरेट एम्बिगिटी की पॉलिसी फॉलो की थी ताकि ये जो क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस हैं उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, थोड़ा स्टेबलाइज करें और ताइवान को भी थोड़ा असिस्ट करें कि पीआरसी उनको इन्वेड ना कर ले, ठीक है। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स का ये जो डेलीगेशन है वो सीनियर लीडर से मिला था अभी, ताकि यूएस ताइवान रिलेशंस को डिस्कस किया जा सके। और बाकी जो भी अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बाकी इश्यूज़ तो वो डिस्कस कर ही रहे हैं। द हिंदू की ये न्यूज़ थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मोर यूएस लॉ मेकर्स विजिट ताइवान 12 days आफ्टर पेलोसी ट्रिप, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्टैंड ऑन द ताइवान। तो इंडिया जो है वो तो एक कोई भी यूनिलैटरल चेंज जो है उसको अपोज ही करती है ताइवान के स्टेटस को पे। तो वो कोई भी अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ही पहली कंट्रीज़ में से थी जिसने बीजिंग को वन चाइना प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज़ किया था कि ताइवान जो है, इंडिया यही मानती है कि ताइवान एक पार्ट है अभी चाइना का, ठीक है। तो अब इंडिया की जो ये लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी है, इसमें अपने टाइज जो है ताइवान के साथ उसको और इम्प्रूव करने के लिए इंडिया काम करता है। तो इंडिया ताइपी एसोसिएशन जो है वो ताइपी में इस्टेब्लिश की गई थी 1995 में, ताकि नॉन गवर्नमेंटल इंट्रैक्शंस जो है थोड़े से और प्रमोट किए जाएं इन दोनों नेशंस के बीच में, ताकि बिजनेस, टूरिज्म, साइंटिफिक, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस में भी हम और काम करें। तो इन्होंने एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था ये 2002 में। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो कहता है कि इंडिया जो है वो ऐसी पहली कंट्री है जो बीजिंग की वन चाइना प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज़ करती है कि चाइना जो है वो एक इनएलिएनेबल पार्ट है, ताइवान एक इनएलिएनेबल पार्ट है चाइना का। और चाइना होप्स दैट इंडिया वुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये भी पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, आप देख सकते हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या है, एक डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है चाइना के पोजीशन की कि एक ही चाइनीज़ गवर्नमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी की रिगार्डिंग ताइवान, उसको ये रेफ़र करती हुई बात करते हैं। इस पॉलिसी के अंडर यूएस जो है वो अपने जो चाइना के साथ टाइज है उसको रिकॉग्नाइज भी करता है रादर देन आइलैंड ऑफ ताइवान, जो कि चाइना इसको इस तरीके से देखती है कि ताइवान जो है एक दिन आगे आके हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो एक वन चाइना पॉलिसी ये बन ही जाएगी विद टाइम। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली ये वार्न किया है कि कोई भी अगर चेंज आता है यूएस की वन चाइना पॉलिसी में तो उससे बीजिंग और वाशिंगटन के टाइज जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब इंटर बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंटर बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट एक्सरसाइज क्या है कि एक बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ था जो इन दोनों नेबर्स के बीच में साइन हुआ था 2018 में, जिससे कि क्या है कि ये जो मोंगला और चिट्टागोंग पोर्ट्स है उनका यूज़ करना और उसमें ट्रांसशिपमेंट को फैसिलिटेट करना। डिस्टेंस इसका क्या रहेगा, कोलकाता एंड अगरतला का बाय रोड इतने किलोमीटर्स, एंड जो कि 620 किलोमीटर वाटरवेज के थ्रू रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रूट है ये इंडिया का जो रीजनल ट्रेड है अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच का ये जो पूरा अग्रीमेंट है, इसमें क्या है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ही एक ट्रांसशिपमेंट इम्प्रूव करना और डिस्टेंस रिड्यूस करना, ताकि ट्रेड हम बेटर कर पाएँ, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये इसके बारे में बात हुई है। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही था कि ये जो ट्रांसशिपमेंट है कार्गो मूवमेंट का कोलकाता टू अगरतला वाया मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश, ये रिसेंटली अभी ट्रायल रन हुआ था इसका। और पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज या फिर पद्मा ब्रिज भी कहते हैं, उसकी ओपनिंग हुई थी, जिससे कि ट्रेड और ज़्यादा बेटर होगा, बूस्ट मिलेगा ट्रेड को, क्योंकि इंडिया से ढाका रेल, रोड और पोर्ट से ये कनेक्ट हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसका बहुत ही जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी सारी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ जो है उनको बॉर्डर करती है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट कैटलिस्ट के लिए काफ़ी इनपुट यहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि सोशल कैपिटल मिल सकती है, डाइवर्सिटी है, कल्चरल रिचनेस है, फिज़िकल कैपिटल है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई हब्स है यहाँ पर, ह्यूमन इनएक्सपेंसिव स्किल्ड लेबर भी यहाँ से मिलता है, फिर नेचुरल इस कैपिटल है, जैसे कि मिनरल्स, फॉरेस्ट्स यहाँ पर भर भर के है ना। तो यहाँ पर क्या है, सॉइल भी इनका काफ़ी अच्छा सूटेबल है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मार्केटेबल सरप्लस है अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो भी काफ़ी हाई है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा ये पूरा रीजन माना जा सकता है, ठीक है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो कंट्री का लास्ट पार्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रेड और टाइज़ का एक गेटवे है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है ये।
तो द हिंदू की ये न्यूज़ है, नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट लास्ट पार्ट ऑफ कंट्री बट गेटवे फॉर ट्रेड एंड टाइज, पीएम मोदी ने ये कहा था। ठीक है, शिलोंग में ये बात हुई थी, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ये न्यूज़। ओके ओके, सो दिस इज़ आर वेबसाइट synopsisize.com। यहाँ पर आप जाओगे तो मेन पहले ही पेज पे आपको ये PT 360 का कोर्स दिखेगा। तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए अबाउट दिस कोर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, ये आपको पेज दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।